अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यार्न नंबरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ऐसा सिस्टम जिसके अंदर नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है यार्न की थिकनेस को या फाइननेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस सिस्टम को हम यार्न नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। और वो नंबर्स जो कि यार्न की थिकनेस या फाइननेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उन्हें यार्न काउंट कहा जाता है। ठीक है, अब गौर से यहाँ पर समझने की बात है कि थिकनेस और फाइननेस दोनों कंपैरेटिवली बिल्कुल एक दूसरे की उलट चीज़ है, मतलब धागे का मोटापन और धागे का पतलापन। लिहाजा हमारे पास काउंट भी दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट काउंट सिस्टम होता है जो कि धागे की थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से एक इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम होता है जो कि धागे की फाइननेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, लेकिन इसी को हम फिजिकली या फिर मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास यार्न काउंट की ये होती है। डायरेक्ट काउंट हमारे पास होता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब मास के यूनिट्स को लेंथ के यूनिट्स से जब हम डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट काउंट आ जाएगा। सिमिलर टू दैट, अगर मैं लेंथ को डिवाइड करा दूं मास से, यार्न की लेंथ के यूनिट्स को उसके मास के यूनिट्स से डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास इनडायरेक्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है, अब किस तरीके से थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्ट काउंट और किस तरीके से इनडायरेक्ट काउंट फाइननेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम समझते हैं। नॉर्मली फिजिक्स में इस तरह की क्वांटिटीज को समझने के लिए हमने डिनोमिनेटर को कांस्टेंट कंसिडर करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर डायरेक्ट काउंट को समझना है तो मुझे लेंथ कांस्टेंट सपोज करनी पड़ेगी, और अगर मुझे इनडायरेक्ट काउंट को समझना है तो मुझे इसका मास कांस्टेंट सपोज करना पड़ेगा। तो देखते हैं बहुत गौर से कि यहाँ पर मामलात क्या चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट काउंट को हम पहले समझते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए हमने इसकी लेंथ को कांस्टेंट कर दिया है। वो लेंथ के हम एक ही यूनिट को कंसिडर करेंगे, मतलब कांस्टेंट लेंथ के अंदर हम मास वेरी कराएंगे। ठीक है, मास का सपोज यहाँ पे एक यूनिट था, लेकिन मैंने फिर उसका यूनिट डबल कर दिया, मतलब उसका वेट डबल कर दिया, तो आपको नजर आ रहा है कंपैरेटिवली थिकनेस भी इंक्रीज हो गई है। सिमिलर टू दैट, मैंने उसका वेट इनिशियल के कंपैरिजन में 3 टाइम्स कर दिया, 3 यूनिट्स बढ़ा दिए मैंने मास के। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर यार्न भी कंपैरेटिवली थिक हो गया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर मैं इसके अंदर काउंट कैलकुलेट करूंगा तो किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, मास अपॉन लेंथ। तो 1 डिवाइड बाय 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 डिवाइड बाय 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 डिवाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है यार्न की थिकनेस भी इंक्रीज हो रही है। दैट इज द रीजन कि डायरेक्ट काउंट थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। थिकनेस है नहीं, थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स डायरेक्ट काउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ यार्न। ठीक है, सिमिलर टू दैट इनडायरेक्ट काउंट को हम समझते हैं। इसको समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए हमने मास को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे इमेजिन कर लें कि हमारे पास कोई डो है या च्युइंगम है। ठीक है, उसका जो लेंथ है बेसिकली मेरे पास 1 यूनिट है और उसका एक कांस्टेंट मास है। ठीक है, तो मेरे पास वो च्युइंगम इस तरीके की नजर आ रही है, लेकिन मैंने उसी को स्ट्रेच कर दिया। जाहिर है स्ट्रेच करने पे मास वेरी नहीं होता, लेकिन लेंथ उसकी 2 यूनिट हो गई, मतलब मैंने 2 टाइम्स उसको स्ट्रेच कर दिया। उसी ओरिजिनल लेंथ के अगर मैंने 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया तो ये च्युइंगम कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, तो मेरे पास लेंथ के यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसका मास कांस्टेंट है। यहां पर भी अगर मैं काउंट निकालूंगा, इनडायरेक्ट काउंट के लिए मुझे क्या करना होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पर मेरे पास 1 डिवाइड बाय 1 क्या आ गया, 1 आ रहा है। 2 डिवाइड बाय 1 मेरे पास क्या आ गया, 2। इसी तरीके से 3 डिवाइड बाय 1 मेरे पास क्या आ गया, 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है, धागे की थिकनेस की बजाय उसकी फाइननेस इंक्रीज हो रही है, उसका पतलापन इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द रीजन हम कंसिडर कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट काउंट बेसिकली यार्न की फाइननेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काउंट के ढेर सारे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट काउंट के लिए होते हैं, कुछ सिस्टम हमारे पास इनडायरेक्ट काउंट के होते हैं। तो वो कौन कौन से सिस्टम है, याद रखिएगा। ज्यादातर जो यूज होते हैं हमारे पास डायरेक्ट काउंट के, ये 7 सिस्टम यूज होते हैं, जिसमें एक टेक्स है, डेसी टेक्स है, मिली टेक्स है, किलो टेक्स है, डेनियर है, ग्रिस्ट है और सिल्क काउंट है। ठीक है, इनके लेंथ के कांस्टेंट यूनिट्स हैं, मास के कुछ कांस्टेंट यूनिट्स हैं। इसको समझना जरूरी है, बगैर इसके आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अभी आते हैं हम इसकी तरफ। इसी तरीके से इनडायरेक्ट काउंट के भी हमारे पास कुछ
6 डिफरेंट काउंट सिस्टम्स हैं। जैसे इंग्लिश कॉटन काउंट है, इसी तरीके से वर्स्टेड कॉटन वर्स्टेड काउंट है हमारे पास, इसी तरीके से वुलन काउंट है, NY से रिप्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास लिनन काउंट है, एस्बेस्टॉस काउंट है और मैट्रिक काउंट सिस्टम है। ठीक है, अब आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट काउंट में क्या उसका फॉर्मूला है, बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको दिखने में थोड़ी अजीब लग रही होगी कि मास तो ठीक था यहाँ पर, लेकिन उसको यूनिट से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरह के यूनिट्स शो किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, अगर मेरे पास यहाँ डेसीटेक्स की बात हो रही है, डेसीटेक्स का लेंथ का एक यूनिट 10 किलोमीटर के बराबर है। दैट मीन्स 10 किलोमीटर को मैं 1 सपोज करूंगा। ठीक है, उसको मैं 1 यूनिट कंसिडर करूंगा। अगर मेरे पास 20 किलोमीटर है तो दैट मीन्स वो 2 यूनिट हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो वो मैंने कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या किया है, जो भी लेंथ होगी उसको उसके यूनिट लेंथ से डिवाइड कराएंगे। सिमिलर टू दैट जो भी मास होगा उसके यूनिट मास से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कन्वर्जन करके आंसर आ रहा होता है डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, सिमिलर टू दैट इनडायरेक्ट काउंट के अंदर भी यही मामला रहता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश कॉटन काउंट है तो इसकी लेंथ का जो फिक्स यूनिट है 840 यार्ड्स है। 840 यार्ड्स फिक्स लेंथ का यूनिट है, उसे हम 1 सपोज करेंगे। अगर इसका डबल होगा तो उसे 2 सपोज करेंगे। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए लाजमी मुझे क्या करना पड़ेगा, उस लेंथ को यार्ड्स में उस लेंथ को मुझे डिवाइड कराना पड़ेगा 840 से, ताकि मेरे पास लेंथ के यूनिट्स आ जाएं। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मास भी यहाँ शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन्स जो होती हैं हमारे पास, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पेश आती हैं, वो है इंटर कन्वर्जन की कन्फ्यूजन्स। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, फिर इस फॉर्मूले को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो बड़ा मसला है इंटर कन्वर्जन का, कि मास के डिफरेंट यूनिट्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए, लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसको हम सबसे पहले समझते हैं। अब मास की इंटर कन्वर्जन्स को समझने के लिए, मास के हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। किसी भी एक यूनिट की दूसरे तमाम यूनिट्स में कन्वर्जन याद कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर 1 ग्राम की कन्वर्जन्स लिखी हैं। ठीक है, आप 1 ग्राम की याद रख लें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इसी तरीके से लेंथ की भी किसी एक यूनिट की कन्वर्जन बाकी सारे यूनिट्स में याद रख लें तो आसानी हो जाएगी, सब एक दूसरे में फिर कन्वर्ट हो पाएंगे। जैसे मास जो है उसके अंदर 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, 100 सेंटीग्राम के बराबर होता है, और एक्सपोनेंट -3 केजीज के बराबर होता है, 15.4326 ग्रेन्स के बराबर होता है। याद रखिएगा, ग्रेन को कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं ग्राम से, ये याद रखिएगा। मास का यूनिट ग्राम अलग है, ग्रेन अलग है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से फिर ड्रैम्स, 1 ग्राम 0.564 ड्रैम के बराबर होता है और 0.035274 आउंस के बराबर होता है। इतनी लंबी वैल्यूज लिखने का क्या मकसद है, क्योंकि कंपनीज के अंदर आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो टन्स में आ रही होती है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट पे ज़रा सी भी अगर मिस्टेक हो जाए तो उससे फिर हमें छोटे अमाउंट में तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बिगर प्रोडक्शंस पे, बड़े नंबर्स पे जाएंगे तो कैलकुलेशन का वो छोटा सा एरर भी मैक्सिमाइज होता जाएगा, उसकी बेसिस पे लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1 ग्राम कितने पाउंड्स के बराबर है, 0.0022 पाउंड्स के बराबर है। ठीक है, लेंथ का भी हमारे पास इसी तरीके से डिफरेंट यूनिट्स हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अब अक्सर और बेशतर लोगों को कन्फ्यूजन आ रही है कि एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हुए हम मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं। वो कन्फ्यूजन आप सिर्फ इस एरो वाले मेथड से दूर कर सकते हैं। बेसिकली इस मेथड के अंदर हमारे पास क्या होता है, आपने इन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि कौन से सिस्टम से किस यूनिट से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने एक एरो ड्रॉ करना है, एरो का हेड जहां पर होगा उस नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे और एरो की टेल जहां पर होगी उस नंबर को आप डिवाइड कराएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 52 ग्राम्स है, इसे हमने सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं
ग्राम से सेंटीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एरो को इस तरफ बनाऊंगा। दैट मीन्स एरो का हेड इधर आ रहा है, इसको मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा और इस 1 को डिवाइड कराना होगा। दैट मीन्स मैं इसको कैसे लिखूंगा, 52 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 2 डिवाइड बाय 1। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिमिलर टू दैट मुझे यहाँ आउंस से कन्वर्ट करना है पाउंड्स में, तो मैं क्या करूँगा, आउंस से पाउंड की तरफ एरो ड्रॉ करूँगा, तो मुझे उससे एग्जैक्टली मिल जाएगा क्या कन्वर्जन फैक्टर मुझे यहाँ बनाना होगा। इस फैक्टर की तरफ एरो का हेड आ रहा है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, और इस तरफ टेल आ रही है तो मैंने इसको डिवाइड करना है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.0022 डिवाइडेड बाय 0.0352। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये कन्वर्जन हो जाएगी, पाउंड्स आउंस की पाउंड्स में कन्वर्जन होगी। ठीक है, इसी तरीके से ड्रैम्स को केजी में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी यहाँ देख लेंगे। ड्रैम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपने ड्रैम से केजी की तरफ ये एरो बना दिया। दैट मीन्स इस फैक्टर को मैंने मल्टीप्लाई करना है, इस फैक्टर को मैंने डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये कन्वर्जन फैक्टर भी आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 0.564। ये मेरे पास पूरी की पूरी केजी में कन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है, लेंथ की भी बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। लेंथ के भी हमारे पास ये यूनिट्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास यार्ड से मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यार्ड से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यार्ड से मीटर की तरफ एरो ड्रॉ कर लेंगे। हमें नज़र आ गया 1 को मैंने मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि एरो का हेड यहाँ पर आ रहा है, टेल यहाँ आ रही है, इसे डिवाइड कराएंगे। ठीक है, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.09361। ठीक है, इसी तरीके से इंचेस की फीट में कन्वर्जन और किलोमीटर की यार्ड में कन्वर्जन ये भी करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा क्या आंसर आ रहा है इसका, ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। बेसिकली ये हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करना है इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल ये दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द काउंट इन वोर्स्टेड सिस्टम, जिसको हम NEW से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका यार्न काउंट कैलकुलेट करना है वोर्स्टेड सिस्टम में। और हमारे पास यार्न की लेंथ जो दी हुई है 0.1515 यार्ड दी हुई है। ठीक है, और उसका जो वेट दिया हुआ है वो 0.065 ग्रेन्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मुझे इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, NEW। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है, मैंने आप लोगों को अभी लिस्ट बताई थी पूरी की पूरी। इनडायरेक्ट सिस्टम में ये हमारा वोर्स्टेड काउंट होता है। ठीक है, वोर्स्टेड काउंट की एक फिक्स्ड लेंथ मैंने जो बताई थी आपको, वो कितनी है, 560 यार्ड्स की हमारे पास फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास मास होता है वो पाउंड्स में होता है, LBS में। ठीक है, तो ये मेरे पास यूनिट है। दैट मीन्स मुझे सबसे पहले तो इन यूनिट्स को इनमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यार्ड्स मेरे पास ऑलरेडी यार्ड्स में ही गिवन है। ठीक है, मुझे इसके लिहाज से कन्वर्ट करना होगा। ग्रेन को मुझे पाउंड्स के लिहाज से कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स मेरे पास जो मास है मुझे वो ग्रेन में नहीं चाहिए, मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे उसको ग्रेन से पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर देख लूँगा किस तरीके से कन्वर्जन होगी। मुझे ग्रेन से पाउंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एरो ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, एरो ड्रॉ करने का मतलब है मुझे क्या करना है, बेसिकली 0.065 मल्टीप्लाई बाय 0.0022204 और डिवाइडेड बाय 15.4324। ठीक है, ये मेरे पास पूरा का पूरा आंसर किस में आ जाएगा, पाउंड्स में आ जाएगा। इस बेसिस पे मेरे पास अभी फ़िलहाल जो आंसर आया है मास का, वो क्या आया है, जो आंसर मेरे पास इसका आया है बेसिकली 9.28 एक्सपोनेंट -6 आया है पाउंड में। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था उसको मास के यूनिट से डिवाइड करना, और मास का यूनिट मेरे पास क्या है, 1 पाउंड। सिमिलर टू दैट जो मेरे पास यार्ड में लेंथ गिवन है उसको 0.065
1515 ऑलरेडी यार्ड में है, इसको लेंथ के यूनिट से डिवाइड करना है जो कि क्या है 560, ठीक है। इसको हम डिवाइड करा देंगे और हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, वॉइस्टेड काउंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 29.13, ठीक है। इस तरीके से हमने वॉइस्टेड काउंट कैलकुलेट कर लिया। सिमिलर टू दैट आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, ठीक है। हमने यहाँ पर काउंट कैलकुलेट करना है बेसिकली डेनियर में। डेनियर में कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या था, ग्राम ओवर 9 किलोमीटर। ये मेरे पास इसके मास और लेंथ के यूनिट्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर दोनों चीज़ें उस पर्टिकुलर यूनिट में होनी चाहिए। मास का यूनिट मेरे पास एज इट इज़ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डेनियर के फार्मूले में मैं पुट कर दूँगा 5 ग्राम डिवाइड बाय 1, ठीक है, जो कि मास का मेरे पास यूनिट था 1 था, उसी से डिवाइड करा दिया, ठीक है। लेंथ मेरे पास किलोमीटर में होनी चाहिए, यहाँ पर मेरे पास किस में है, मीटर में है, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करा के किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगी 1.515 डिवाइड बाय 9, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ भी कन्वर्ट हो जाएगी। इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 डेनियर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कन्वर्जन करनी थी। अब यहाँ तक की चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी। इस तरह की प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस चाहिए हों तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को एक्सेल शीट पर प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, अब हमारे पास इस तरह के भी सवाल आते हैं कई दफ़ा कि एक काउंट सिस्टम से दूसरे काउंट सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल डेनियर से आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर टेक्स्ट से इंग्लिश कॉटन काउंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी तरफ आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट काउंट सिस्टम्स को, डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे एक डायरेक्ट सिस्टम दूसरे डायरेक्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, या इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है। उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। जिस सिस्टम में भी कन्वर्ट करने को कहा जा रहा होगा वो रिक्वायर्ड होगा, और रिक्वायर्ड हमेशा इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आता है, जिसकी बेसिस पे हम फॉर्मूला बनाते हैं। और जो दिया हुआ होगा वो हमारे पास नोन सिस्टम होगा, वो हमेशा राइट साइड पे रखा जाएगा। और ये कैसे रखा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो बिल्कुल सामने आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन है तो आप उसे अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पर मास ऊपर आएगा या लेंथ ऊपर आएगी, वो किसके लिहाज से डिफाइन होगा, हमेशा नोन सिस्टम के लिहाज से डिफाइन होगा। नोन अगर डायरेक्ट है तो मास ऊपर लेंथ नीचे आएगी, और नोन अगर इनडायरेक्ट है तो लेंथ ऊपर मास नीचे आएगा। अब चाहे आप मास ऊपर रखें या नीचे रखें, दोनों सिस्टम्स के मासेस को या लेंथ को किस तरीके से लिखेंगे, नोन ओवर रिक्वायर्ड, ठीक है। उनके लेंथ और मासेस के यूनिट्स को कैसे लिखेंगे, नोन ओवर रिक्वायर्ड। इसकी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है, बहुत गौर से समझिएगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें। यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है, ताकि इंटर कन्वर्जन भी हम साथ साथ सीख लें, ताकि हमें फार्मूला समझ में आ जाए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास फार्मूला बनता है एक टेक्स्ट से, मुझे डेनियर का फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो डेनियर है वो भी एक तरह का डायरेक्ट सिस्टम है, टेक्स्ट भी एक तरह का डायरेक्ट सिस्टम है, ठीक है। इसमें नोन और रिक्वायर्ड पता होना चाहिए। जो पूछा गया है वो हमेशा रिक्वायर्ड होगा, और जो दिया हुआ है जिससे आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो हमेशा नोन होगा, ठीक है। दैट मीन्स मुझे डेनियर का फॉर्मूला बनाना है। दोनों डायरेक्ट सिस्टम है, दैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है, हमारे पास टेक्स्ट बिल्कुल सामने आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर क्या चीज़ ऊपर आएगी नीचे आएगी, मास या लेंथ, तो वो किसके लिहाज से फैसला होगा कि हमारा जो नोन है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। नोन हमारा जो है वो है डायरेक्ट सिस्टम, ठीक है, तो हमेशा मास ऊपर आएगा। अब मास मेरे पास टेक्स्ट का क्या है, बेसिकली 1 ग्राम, तो मेरे पास इसका मास आ जाएगा नोन का जो कि टेक्स्ट,
टैक्स का मास यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से जो रिक्वायर्ड है उसका मास हमारे पास नीचे आ जाएगा। रिक्वायर्ड जो डेनियर है उसका मास मेरे पास 1 ग्राम है, तो वो यहाँ पर नीचे लिख देंगे डेनियर। अभी बेसिकली समझा रहा हूँ, उसके बाद हम इस चीज़ को जल्दी जल्दी करके देखेंगे इस तरीके से रिजल्ट आता है। ठीक है, इसी तरीके से टैक्स का जो हमारे पास लेंथ है बेसिकली वो आ जाएगी यहाँ पे नोन ओवर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डेनियर आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे, जो कि लेंथ के और मासेस के यूनिट है उसके मुताबिक 1 ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से 1 किलोमीटर ओवर 9 किलोमीटर। ठीक है, और आपको पता है कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो वो डायरेक्टली ऊपर चली जाती है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, डेनियर इक्वल टू 9 टैक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। बेसिकली ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर मिल जाता है हमें, जिसके अंदर हम एक वैल्यू पुट करते हैं, दूसरे का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ की प्रैक्टिस करके देखते हैं हम डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर कि किस तरीके से हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल फर्ज मेरे पास इंग्लिश कॉटन काउंट है और उसको मैंने कन्वर्ट करना है लिनन काउंट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली लिनन काउंट का मेरे पास फॉर्मूला बनेगा और दोनों ही मेरे पास इनडायरेक्ट हैं, तो ये दूसरा इंग्लिश कॉटन काउंट भी मेरे पास सामने आ जाएगा। ठीक है, और इसी के लिहाज से फिर मैंने फॉर्मूला बनाना है। ये हमारे पास इनडायरेक्ट है, दैट मीन्स लेंथ ऊपर आएगी और लेंथ इसकी पहले आएगी और डिवाइड बाय रिक्वायर्ड की लेंथ। ठीक है, इंग्लिश कॉटन काउंट की लेंथ मेरे पास क्या है 840 यार्ड्स और लिनन काउंट की लेंथ मेरे पास क्या है 300 यार्ड्स। ठीक है, उसको डिवाइड करा लिया हमने, क्योंकि सेम यूनिट है अभी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफरेंट होते तो किसी एक को दूसरे वाले में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, इसी तरीके से नीचे मेरे पास मासेस आएंगे, दोनों का मास 1 पाउंड है, 1 पाउंड है, तो यहाँ पर इससे कोई मसला होगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2.8 इंग्लिश कॉटन काउंट। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं हम। NM को हमने कन्वर्ट करना है किलो टैक्स में। बेसिकली ये मैट्रिक काउंट सिस्टम है और किलो टैक्स ये हमारे पास डायरेक्ट सिस्टम है, ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्जन हो रही है। ये रिक्वायर्ड है, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास किलो टैक्स का। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हैं एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन में, तो दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पर अपॉन में आएगी। ठीक है, लेकिन ये स्टिल नोन है हमारे पास। ठीक है, तो नोन के लिहाज से ही मैं ऊपर वाली चीज़ रखूँगा। अब नोन मेरे पास इनडायरेक्ट है तो मेरे पास लेंथ ऊपर आएगी। मैट्रिक काउंट की जो लेंथ होती है बेसिकली क्या होती है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय गिवन काउंट की लेंथ, वो भी हमारे पास 1 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है बेसिकली किलो टैक्स चल रहा है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। किलो टैक्स की लेंथ 1 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मासेस दोनों के 1 kg और 1 kg हैं, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से एक सिस्टम और करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास सपोज ग्रिस्ट से हमने कन्वर्ट करना है एस्बेस्टॉस सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड है और ये हमारे पास नोन है। ठीक है, तो एस्बेस्टॉस का हमने फार्मूला बनाना है। ग्रिस्ट हमारा डायरेक्ट सिस्टम है तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, और जो भी नोन होता है उसी के लिहाज से यहाँ पे वैल्यूज आती हैं। अब नोन क्योंकि डायरेक्ट है तो मेरे पास मास ऊपर आएगा। ग्रिस्ट का मास हमारे पास कितना होगा 1 पाउंड। एस्बेस्टॉस का मास हमारे पास कितना है, इसका भी 1 पाउंड है। ठीक है, ग्रिस्ट की लेंथ हमारे पास कितनी होगी 14400 यार्ड्स और एस्बेस्टॉस की भी लेंथ हमारे पास कितनी होगी 50 यार्ड्स।
ठीक है, अभी भी यूनिट सेम है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत अभी तक नहीं है। अगर डिफरेंट होते तो किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लेते, हमारे पास वैल्यू आ जाती, कैंसिल हो जाता फिर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद? इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेसिकली ये आएगी 0.00347 अपॉन ग्रिस्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यार्न नंबरिंग सिस्टम के न्यूमेरिकल थे, उसके जो भी कॉन्सेप्ट थे। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी एक्सेल शीट कैसे बनाई जाए, किस तरीके से उससे प्रोडक्शन कैलकुलेट होती है स्पिनिंग में, और ड्राफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से डायरेक्ट काउंट के अंदर, इनडायरेक्ट काउंट के अंदर और वेलोसिटी ऑफ रोलर्स की बेसिस पे ड्राफ्ट निकाला जाता है, तो वो भी पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो उस बेसिस पे हम वीडियो बना लेंगे।